नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो टॉप लाइन्स में सबसे पहली और प्रमुख खबर है, भारत को मिला ब्रिक्स का साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स में शामिल हुए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को लेकर आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर खरी खोटी सुनाई। और सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि अब ब्रिक्स की तरफ से जो संयुक्त बयान सामने है उसमें भी आतंकवाद का जिक्र किया गया है। और जो हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उस हमले की निंदा की गई। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं। सैफ की प्रॉपर्टी अब सेफ नहीं है। जी हां, सैफ अली खान की 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, जिसको हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया, और अब ये प्रॉपर्टी हो चुकी है शत्रु संपत्ति। और शत्रु संपत्ति के जरिए ये अब केंद्र सरकार के अंडर में आती है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से 15,000 करोड़ रुपए की ये झटका इस वक्त सैफ अली खान को लगा है, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां गाजा पर बातचीत फेल है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीदें जरूर नजर आ रही, क्योंकि इजराइल जो है वो इस वक्त अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। हालांकि देखना होगा कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद में जो उम्मीद इस वक्त की जा रही है कि क्या इस युद्ध पर विराम लगेगा, क्या सीज फायर होगा या नहीं, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ चलिए कर लेते हैं शुरुआत आज के खास न्यूज पंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में हिस्सा ले रहे हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान, चीन जैसे देशों पर करारी चोट की है। पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं से आतंक के खिलाफ एकजुटता की भी अपील की और पाकिस्तान को आतंक का समर्थक बताया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की एक बड़ी राजनयिक जीत भी इस बार देखने को मिली, जब संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में कहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ब्रिक्स की तरफ से जो संयुक्त घोषणा पत्र है उसमें रियो घोषणा पत्र में पैराग्राफ 34, जिसमें J&K में जो हमला हुआ था उस हमले का जिक्र किया गया। आतंकी हमले में आपको बता दें कि 26 लोग मारे गए थे और साथ ही कई घायल भी हुए थे। और इस हमले का जिक्र, इस हमले की निंदा की गई इस संयुक्त घोषणा पत्र में। आतंकियों की सीमा पर आवाजाही और वित्त पोषण पर भी सीधे तौर पर फोकस, आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी इस दौरान ब्रिक्स की तरफ से की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ब्रिक्स के नेताओं ने संयुक्त रूप से दोहराया है आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है जिसकी कोई धर्म और जाति नहीं होती। आतंकी गतिविधियों और उनके समर्थकों को भी जवाबदेह ठहराया जाए। इसके साथ ही आतंकी गतिविधियों को लेकर के उन्होंने बात की और साथ ही कहा कि आतंक को न्याय के कटघरे में लाया जाए, उस पर कुछ न्याय जरूर दिया जाए। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखने का भी आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखने का आग्रह प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। सीधे तौर पर हम देखें तो आतंकवाद का ये जो मुद्दा है वो ब्रिक्स में उठाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानकों को अस्वीकार करें, ये बात कही गई। इसके साथ ही ब्रिक्स की तरफ से कहा गया काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप का स्वागत भी ब्रिक्स ने किया है। और साथ ही इसके बाद में यूएन ढांचे में आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन का भी आह्वान किया गया है। तो सीधे तौर पर जो ये संयुक्त घोषणा पत्र सामने आया ब्रिक्स का, उसमें सीधे तौर पर जो आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, उस हमले की कड़ी निंदा की गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आतंकवाद के इस मुद्दे को लेकर इस दौरान इस सम्मेलन में, वो आपको बताते हैं। सबसे पहलगाम आतंकी हमला अमानवीय और कायरतापूर्ण, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कही अपने संबोधन में। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर ये सीधा हमला था। आतंकवाद का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, केवल सुविधा नहीं होनी चाहिए। एक मैसेज भी इस वक्त वैश्विक स्तर पर सभी देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। अगर ये देखेंगे कि हमला किस देश ने और किस पर किया तो विश्वासघात होगा। स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मूक
सम्मति देना स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यानी कि स्वार्थ के आधार पर यह डिसाइड नहीं होना चाहिए कि आतंकवाद का साथ देना है या नहीं देना। स्वार्थ के लिए आतंकवाद की मूक सम्मति देना स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, क्वाड के बाद में अब ब्रिक्स में आखिर किस तरीके से आतंकवाद का ये मुद्दा पूरा गूंजता हुआ नजर आया है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से क्वाड में आतंकवाद का मुद्दा उठा था, उसी तरीके से ब्रिक्स में भी आतंकवाद के मुद्दे पर काफ़ी चर्चा हुई। और एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया के ब्रिक्स के जो सभी देश थे, सभी देशों को की सहमति थी इस बात पे, ख़ास तौर पे इस बात पे कि पहलगाम का जो आतंकवादी हमला हुआ है उसने लगता है कि ब्रिक्स देशों को भी काफ़ी अंदर तक हिला दिया है। इसीलिए ब्रिक्स देशों के बारे में जो यह धारणा थी कि जब इतने नए सदस्य शामिल हुए हैं तो इसमें किस तरीके से एकजुटता बनेगी, एकरूपता दिखाई देगी। लेकिन आतंकवाद के मसले पे यह एकरूपता साफ साफ दिखाई दे रही थी। ख़ास तौर पे जब प्रेसिडेंट लूला बोल रहे थे, जो उन्होंने इंट्रोडक्टरी रिमार्क दिया और वे अध्यक्ष भी है, होस्ट भी है, तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद, पहलगाम पे जो आतंकी हमला हुआ, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, उसे हम रिजेक्ट करते हैं और उसकी तीखी आलोचना करते हैं। उसके बाद जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया, जो पैरा 34 में है जॉइंट डिक्लेरेशन लीडर्स का, उस जॉइंट डिक्लेरेशन में एक बहुत बड़ा पैरा है जिसमें कि लिखा गया है 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले के खिलाफ, पहलगाम में आतंकवादी हमले के खिलाफ, जिसमें कि 26 लोग मारे गए थे, उसकी निंदा की गई है। और साथ साथ उसमें यह भी कहा गया है कि इसको फिनांस करने वाले, इसको जो भी समर्थन करने वाले हैं, उन सभी लोगों को इस तरीके से दंडित किया जाना चाहिए। जो लोग भी उसमें शामिल हैं उनको आपराधिक कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ब्रिक्स में वो बात पूरी तरह गूंजी है जो क्वाड में कुछ दिन पहले सुनाई पड़ी थी। और इस हिसाब से कहें तो आतंकवाद के मसले पे ब्रिक्स ने कोई भी समझौता नहीं किया और आतंकवाद के मसले पे बहुत ही साफगोई के साथ ब्रिक्स ने भारत में जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसकी निंदा की। और इस तरह के सभी घटनाओं को, आतंकवादियों के मूवमेंट को, बॉर्डर क्रॉस करने को, इन सारी बातों को लेकर कहा गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि ब्रिक्स का जो काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म है और जो ब्रिक्स की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के तहत ब्रिक्स देशों को काम करना चाहिए ताकि आतंकवादियों को न तो टेक्नोलॉजी मिले, न ही फिनांस मिले और न ही उन्हें किसी तरीके का सपोर्ट मिले। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आतंकवाद का मसला जो है वो ब्रिक्स समिट में काफ़ी तेज़ी से गूंजा, काफ़ी जोर शोर से गूंजा और सदस्यों ने इस पर अपनी साफ साफ राय रखी। इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो आतंकवाद पर भारत का भी सख्त रुख देखने को लगातार मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ये भी कहा है कि आतंकवाद की निंदा सिद्धांत होनी चाहिए, ना कि स्वार्थ। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से क्वाड में आतंकवाद का मुद्दा उठा था, उसी तरीके से ब्रिक्स में भी आतंकवाद के मुद्दे पर काफ़ी चर्चा हुई। और एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया के ब्रिक्स के जो सभी देश थे, सभी देशों को की सहमति थी इस बात पे, ख़ास तौर पे इस बात पे कि पहलगाम का जो आतंकवादी हमला हुआ है उसने लगता है कि ब्रिक्स देशों को भी काफ़ी अंदर तक हिला दिया है। इसीलिए ब्रिक्स देशों के बारे में जो यह धारणा थी कि जब इतने नए सदस्य शामिल हुए हैं तो इसमें किस तरीके से एकजुटता बनेगी, एकरूपता दिखाई देगी। लेकिन आतंकवाद के मसले पे यह एकरूपता साफ साफ दिखाई दे रही थी। ख़ास तौर पे जब प्रेसिडेंट लूला बोल रहे थे, जो उन्होंने इंट्रोडक्टरी रिमार्क दिया और वे अध्यक्ष भी है, होस्ट भी है, तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद, पहलगाम पे जो आतंकी हमला हुआ, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, उसे हम रिजेक्ट करते हैं और उसकी तीखी आलोचना करते हैं। उसके बाद जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया, जो पैरा 34 में है जॉइंट डिक्लेरेशन लीडर्स का, उस जॉइंट डिक्लेरेशन में एक बहुत बड़ा
पैरा है जिसमें कि लिखा गया है 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले के खिलाफ, पहलगांव में आतंकवादी हमले के खिलाफ जिसमें कि 26 लोग मारे गए थे, उसकी निंदा की गई है। और साथ साथ उसमें यह भी कहा गया है कि इसको फिनांस करने वाले, इसको जो भी समर्थन करने वाले हैं, उन सभी लोगों को इस तरीके से दंडित किया जाना चाहिए। जो लोग भी उसमें शामिल हैं उनको आपराधिक कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ब्रिक्स में वो बात पूरी तरह गूंजी है जो क्वाड में कुछ दिन पहले सुनाई पड़ी थी। और इस हिसाब से कहें तो आतंकवाद के मसले पे ब्रिक्स ने कोई भी समझौता नहीं किया और आतंकवाद के मसले पे बहुत ही साफगोई के साथ ब्रिक्स ने भारत में जो पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसकी निंदा की। और इस तरह के सभी घटनाओं को, आतंकवादियों के मूवमेंट को, बॉर्डर क्रॉस करने को, इन सारी बातों को लेकर कहा गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि ब्रिक्स का जो काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म है और जो ब्रिक्स की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के तहत ब्रिक्स देशों को काम करना चाहिए ताकि आतंकवादियों को न तो टेक्नोलॉजी मिले, न ही फिनांस मिले और न ही उन्हें किसी तरीके का सपोर्ट मिले। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आतंकवाद का मसला जो है वो ब्रिक्स समिट में काफ़ी तेज़ी से गूंजा, काफ़ी जोर शोर से गूंजा और सदस्यों ने इस पर अपनी साफ साफ राय रखी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े तो सीधे तौर पर एक बार फिर से आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर भारत को साथ मिलता हुआ सभी वैश्विक देशों का नजर आया। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकते न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। सैफ अली खान के लिए मुश्किलें फिलहाल खत्म नहीं हो रही हैं। केंद्र सरकार ने उनकी करीब 15,000 करोड़ रुपए की पारिवारिक संपत्ति को दुश्मन की संपत्ति घोषित कर दिया है। और ये फैसला शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत लिया गया फैसला है, जिसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया तो भारत में उसकी संपत्ति सरकार के अधीन हो जाती है। साथ ही आपको बता दें कि इन संपत्तियों में शामिल है सैफ का जो बचपन का घर है वो इसमें शामिल है। इसके साथ ही भव्य नूर अल-सवा इसमें शामिल है जो पूरा पैलेस है। इसके साथ ही दार अल सलम इसमें शामिल है, हबीबी का बंगला इसमें शामिल है, अहमदाबाद पैलेस और साथ ही कोहे फिजा की प्रॉपर्टी इसमें शामिल है। अब आखिर क्यों शत्रु संपत्ति घोषित की गई है सैफ की संपत्ति को, उसकी पारिवारिक संपत्ति को, इसके पीछे क्या कारण है बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे सैफ अली खान के हाथ से निकली 15,000 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी। तो 15,000 करोड़ की ये पूरी प्रॉपर्टी और अभिनेता सैफ अली खान को ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। भोपाल में से ये फैसला दिया गया, भोपाल हाईकोर्ट की तरफ से निचली अदालत ने, हालांकि इससे पहले फैसला दिया था 25 साल पहले, साल 2000 में ये फैसला दिया था निचली अदालत ने, और अब हाईकोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया है। 25 साल पुराने फैसले को पलट दिया है हाईकोर्ट ने और इसके साथ ही कहा है कि संपत्ति का एक वारिस विभाजन के समय में पाकिस्तान चला गया था और इसलिए ये जो संपत्ति है वो दुश्मन की संपत्ति घोषित हो जाती है। ये वजह, ये कारण बताया गया हाईकोर्ट की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्राई कोर्ट को दोबारा से सुनवाई शुरू करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है इस पूरे मामले को लेकर के, और साथ ही कहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई 1 साल में पूरी हो जाए, नया फैसला सुनाए ट्रायल कोर्ट। ये बात हाई कोर्ट की तरफ से कही गई है और ये आदेश इस वक्त ट्रायल कोर्ट को भी दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि नवाब हमीदुल्लाह खान के जो भाई हैं, उन भाई के वंशजों की तरफ से चुनौती कोर्ट में दी गई थी इस फैसले को लेकर, इस जमीन को लेकर के, जिस पर यह अहम फैसला हाई कोर्ट ने दिया है। सालों से शाही परिवार की इस संपत्ति का पूरा विवाद चल रहा है, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि इस संपत्ति को अब शत्रु संपत्ति करार दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही आखिर 25 साल पहले निचली अदालत की तरफ से क्या फैसला दिया गया वो एक बार आपको सुनाते हैं।
निचली अदालत ने फैसला दिया था साल 2000 में, ट्रायल कोर्ट ने यह आदेश दिया था। सैफ और उनके परिवार को इस संपत्ति का वारिस बताया गया था ट्रायल कोर्ट की तरफ से। और इस वारिस में अगर हम देखें तो सैफ अली खान का नाम मुख्य तौर पर शामिल रहा। इसके साथ ही उनकी मां शर्मिला टैगोर का नाम उसमें शामिल रहा, उनको वारिस माना गया। इसके साथ ही उनकी दो बहनें सोहा अली खान और साथ ही सबा अली खान, उनका भी नाम इसमें शामिल है, यानी कि वारिस के तौर पर इन 4 को रखा गया। लेकिन इसके साथ ही ये 25 साल बाद अब इस फैसले को पलट दिया गया है भोपाल हाई कोर्ट की तरफ से। इसके साथ ही नवाब हमीदुल्लाह खान की जो पूरी फैमिली ट्री है वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नवाब हमीदुल्लाह की 3 बेटियां थी। एक बेटी आबिदा सुल्तान जो कि पाकिस्तान में चली गई विभाजन के समय पे, और बाकी जो 2 बेटियां हैं उनकी साजिदा और साथ ही राबिया, वो भारत में ही रहीं। सैफ की दादी साजिदा सुल्तान 3 बहनों में से एक है और इसीलिए इस प्रॉपर्टी के अगर हम बात करें वारिस की तो उसमें सैफ अली खान का नाम इसमें शामिल होता है। साथ ही सैफ अली खान की जो मां है और उनकी दोनों बहनें, उनका भी नाम इसमें शामिल है। और लेकिन अब 25 साल बाद इसको बदल दिया गया इस फैसले को हाई कोर्ट की तरफ से और इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति बताया गया। आखिर ये शत्रु संपत्ति क्या होती है वो एक बार आपको बताते हैं। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 जो कि 2016 में एक बार फिर से संशोधित किया गया, शत्रु संपत्ति को एक ऐसी संपत्ति के रूप में परिभाषित करता है जो किसी शत्रु अर्थित या फिर शत्रु फर्म की ओर से प्रबंधित की जाती है या फिर धारण की जाती है। यहाँ पर शत्रु शब्द की अगर हम बात करें तो उसका सीधे तौर पर अर्थ यह है कि कोई भी ऐसा देश जिसने भारत संघ के विरुद्ध कोई आक्रामक कार्य किया हो या युद्ध की घोषणा की हो, और उस व्यक्ति की जो भी संपत्ति भारत में है, अगर वो व्यक्ति पाकिस्तान चला जाता है या शत्रु देश चला जाता है तो उसकी जो भी संपत्ति भारत में होगी वो शत्रु अधिनियम के तहत वो संपत्ति ले ली जाएगी और सरकार के अंडर में वो संपत्ति रहेगी। इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी भोपाल से श्रीराज द्विवेदी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका करेंगे। श्रीराज, क्या कुछ ताजा अपडेट है? एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लगा है इस वक्त सैफ अली खान को। 15,000 करोड़ रुपए की जो ये संपत्ति है उसे शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए बात करें भोपाल रियासत के जो आखिरी नवाब थे, अगर उनकी बात करें तो मोहम्मद जो है कि हमीदुल्लाह खान की, तो मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की 3 बेटियां थी। उन तीनों बेटियों में से जो सबसे बड़ी बेटियां थी वो उनकी जो बेटी थी वो पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान जाने के बाद जो है उस पर मालिकाना जो हक जताया जा रहा था कि ये जो पूरी भोपाल की संपत्ति है वो उन्हीं की है। लेकिन भोपाल जाने के बाद जो है उनकी जो दूसरी बहन थी यानी नवाब की दूसरी बेटी, जिस परिवार से सैफ अली खान भी ताल्लुकात रखते हैं, फिर अगर हम बात करें ट्रायल कोर्ट की तो ट्रायल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि सैफ अली खान, उनकी माता और उनकी बहन को जो भी नवाब की संपत्ति है भोपाल में उसका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। लेकिन वहीं भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने शत्रु प्रॉपर्टी एक्ट यानी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू जो है इस सारी प्रॉपर्टियों को जो है सरकार का माना और उसको घोषित कर दिया कि ये जो है शत्रु संपत्ति में ये सारी संपत्तियां आती हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है ये है क्या? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट उन संपत्तियों को कहा जाता है जो लोग जो हैं पाकिस्तान माइग्रेट हो चुके हैं किसी न किसी वजह से या फिर वहां की नागरिकता ले चुके हैं और भारत की जो है नागरिकता को छोड़ चुके हैं। तो इस कारण से जो है सैफ अली की बहन को, सैफ अली की माताजी को जो है ट्रायल कोर्ट ने जो है ये जो भोपाल की संपत्तियां थी, चाहे हम कोई फिजा की बात करें, नूरे सभा की बात करें, तो ये सारी जो संपत्तियां थी वो उसका उत्तराधिकारी जो है सैफ अली, उनकी माता और उनकी बहन को कर दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की बात करें तो उनकी एकल पीठ ने यह आदेश दिया कि ये जो कि ट्रायल कोर्ट का फैसला था, ट्रायल कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए ट्रायल कोर्ट को फिर से जो है 1 साल का वक्त दिया है कि इस 1 साल के अंदर फिर से ट्रायल कोर्ट सुनवाई करे और इसका निष्कर्ष निकाले। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए, जो कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें तो उसमें एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जो है सिर्फ जमीनी नहीं, जो मकान होते हैं वो भी आते हैं, सोना है, चांदी है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन सब के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अब जो है हाईकोर्ट ने, संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने यह फिर से फैसला दिया है कि ट्रायल कोर्ट जो है 1 साल के अंतर्गत इसकी सुनवाई करे और इसका जो है निर्णायक फैसला ले।
चलिए अब देखना होगा कि क्या कुछ निचली अदालत में जब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयांश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस खबर पर भी नजर लगातार न्यूज पंच के जरिए हम बनाए रखेंगे, लेकिन इसी बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ओहो, सुन देखो इधर, ये छतरी भी है। सुनो, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, अभी से बिगाड़ना शुरू। हम बिगाड़ेंगे, तुम बनो क्या? खड़ूस। अच्छा, एक मिनट। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा, उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। अब रुक करते हैं हमारी तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां 20 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इजराइल और हमास के बीच जंग अभी भी जारी है। गाजा और वेस्ट बैंक में हर दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और कतर की राजधानी दोहा में रविवार को हमास और इजराइल के बीच अप्रत्यक्ष सीज फायर वार्ता का पहला दौर बिना ही किसी समझौते के खत्म हो गया। तो वहीं सीज फायर वार्ता को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात सीज फायर वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अब ऐसे में ये युद्ध विराम की उम्मीद है या फिर नया संकट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या ट्रंप नेतन्याहू की बैठक का कोई हल निकलेगा इस बैठक के जरिए? नजर इस बैठक पर रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं दोहा में हुई पहली बातचीत क्यों रही बेनतीजा। दोहा में ये पहली बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत का कोई हल नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला। कतर में हमास इजराइल के बीच ये अप्रत्यक्ष वार्ता हुई। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता में ये बातचीत हुई है, लेकिन इस बातचीत का कोई अगर हम देखें तो ये बातचीत बिल्कुल ही बेनतीजा रही है, कोई हल नहीं निकला है। पहले दौर की बातचीत के कोई खास परिणाम निकलकर सामने नहीं आए हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इसका हल कब निकलेगा। फिलिस्तीनी सूत्रों की तरफ से एक नया दावा भी इस बीच किया गया है इस बैठक को लेकर के, इस वार्ता को लेकर, और कहा गया है कि इजरायली दल के पास डील का अधिकार ही नहीं था, यानी कि डील कैसे करनी है, किस पर सहमति जतानी है, उसका अधिकार ही उनके पास नहीं था। वार्ता से पहले ही नेतन्याहू तीसरी बार व्हाइट हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां एक तरफ ये वार्ता और वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू तीसरी बार व्हाइट हाउस के लिए रवाना हुए हैं। और रवाना होने से पहले ही नेतन्याहू की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा है कि इजरायली शर्तों पर ही ये समझौता होगा। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बहुत जल्द अब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भी बातचीत होनी है, जिसको लेकर के हमास और इजराइल की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें इस वक्त जुड़ी हुई हैं इस बातचीत को लेकर, और ये भरोसा भी है। ट्रंप को दोनों के बीच डील का पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ डील ज़रूर होगी। डील होने पर बंधकों की रिहाई भी कहीं ना कहीं संभव है। इसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वार्ता से बातचीत के रास्ते आगे खुलेंगे जब ये वार्ता होगी ट्रंप के साथ उनकी। इसके साथ ही बंधकों की वापसी पर भी नेतन्याहू की तरफ से दो टूक मैसेज दे दिया गया है और उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी प्रस्ताव पर हमास का सकारात्मक रुख भी देखने को मिला है। इसके साथ ही बंधकों की वापसी और हमास का खतरा खत्म करना हमारी प्राथमिकता है, ये बात बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही हमास की तरफ से भी सकारात्मक रुख इस पूरी वार्ता को लेकर, इस बातचीत को लेकर नजर आया। लेकिन इसके साथ ही कुछ पहलुओं पर हमास की रजामंदी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, जिसमें अगर हम देखें तो मानवीय मदद है और बॉर्डर है, इजरायली फौज की वापसी, इस पर पूरा पेच जो है वो अभी फंसा हुआ है और शायद इसीलिए बातचीत सफल नजर नहीं आ रही। लेकिन इसके साथ ही तेल अवीव की अगर हम बात करें तो तेल अवीव में संघर्ष विराम की मांग भी काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। इजराइल में जनता का दबाव है। तेल अवीव में शनिवार रात हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है और उस प्रदर्शन की ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काफी ये प्रदर्शन हुआ जिसमें प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा गया कि युद्ध को रोक दो, बंधकों को वापस लाओ। जब भी हमास के कब्जे से 50 बंधक हैं, आपको बता दें कि अभी भी हमास के पास में है ये 50 बंधक, और गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा दावा भी इसी बीच किया गया है और कहा गया है कि अब तक 57,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। ये बड़ा दावा इस वक्त किया गया है।
लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि सेना में अब हरेदी छात्रों की भी एंट्री होगी। एक और ये नई चीज इस वक्त निकलकर सामने है, जहां बताया जा रहा है कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स छात्रों को सेना में बुलाया गया है और वो अब सेना में शामिल होते नजर आएंगे। जहां इजरायली सेना इस वक्त 54,000 छात्रों को कंस्क्रिप्शन नोटिस भेजेगी, ये बात कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक छात्रों की जो छूट है वो खत्म कर दी है और कहा है कि अब कोई धार्मिक छूट नहीं होगी, सबको सेना में आना होगा। ये फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया। पहले दशकों अगर हम देखें तो इन छात्रों को धार्मिक अध्ययन के आधार पर सेना में शामिल होने से छूट मिल जाती थी, लेकिन अब वो छूट नहीं मिलेगी। अब आबादी 13% तक पहुंच चुकी है और इसको लेकर सेना की तरफ से कहा गया है कि धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। नेतन्याहू सरकार में सहयोगी दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और ये विवाद भी अब लगातार गर्माता जा रहा है। हालांकि ऐसे में इंतजार अब इसी बात का है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जब बातचीत होगी, क्योंकि इस बातचीत के बाद में, इस वार्ता के बाद में ही उम्मीद की जा रही है कि कुछ ना कुछ हल इजराइल और हमास के बीच जो ये जंग जारी है उसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा। क्योंकि दोहा में जो हाल ही में वार्ता हुई है अभी रविवार को, उस वार्ता में कुछ खास हल नहीं निकला है। उम्मीदें काफ़ी सारी थी इस वार्ता से, लेकिन कहीं ना कहीं बेनतीजा ये वार्ता रही है, जिसके बाद में अब ट्रंप और नेतन्याहू की ये वार्ता होगी। उम्मीदें कई सारी हैं, लेकिन इन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरेंगी ये वाकई देखना होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस वार्ता के बाद में कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा और इस खबर पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल और साथ ही अगर हम देखें तो इस खबर पे लगातार हम अपनी नज़र बनाए हुए, क्योंकि हाल ही में जो रविवार को वार्ता हुई और उसके बाद में अब लगातार पिछले कई दिनों, क्योंकि अभी भी हमास के पास में 50 बंधक हैं और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ कह दिया है कि उनकी प्राथमिकता है जो बंधक हैं उनको छुड़ाया जाए। ये साफ तौर पर इजराइल की प्रधानमंत्री की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो बंधक है उनको छुड़ाया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो हमास की तरफ से भी थोड़ा बहुत सकारात्मक रुख इस बीच देखने को मिला है। हालांकि ये भी बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही है और जो लोग उसमें शामिल थे उनके पास में फैसला लेने का कोई हल नहीं था। इसी बीच इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है और ऐसे में जो वहां पर विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद में अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, इसमें देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन जिस मुख्य याचिका की बात करते हैं वो एडीआर की थी, जो अक्सर चुनाव से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट करते रहे हैं। इस याचिका में कहा गया है कि जो ये वोटर के रिवीजन का जो काम है वो इस समय जब किया जा रहा है तो इस चलते, क्योंकि बहुत सारे मतदाता वो कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे, जो उनसे कहा जा रहा है खुद ये अपनी स्थिति स्पष्ट करें चुनाव आयोग के सामने वहाँ के वोटर हैं। तो ये जो नियमों में बदलाव किया जा रहा है, इससे लाखों मतदाताओं का नाम कटने की आशंका है और इसी के चलते ये इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं। हालांकि एडीआर के अलावा इसमें पॉलिटिकल पार्टीज और व्यक्तिगत रूप से भी कुछ नेताओं ने याचिकाएं दायर की हैं। अब 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा और तब स्पष्ट होगा कि क्या इसमें किसी तरह का कोई दखल कोर्ट देता है या नहीं देता है, क्योंकि जो प्रक्रिया को लेकर के हमने देखा है, जो पूर्व में भी इस तरह की याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चुनाव आयोग के पास जाकर अपनी बात रखें, उनको रिप्रेजेंटेशन दें और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। लेकिन क्या इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो जाएगा? 10 जुलाई की सुनवाई के बाद ये स्थिति साफ होगी। लेकिन इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर विपक्ष की तरफ से आपत्ति क्या है और किस तरीके से याचिका दायर की गई है? याचिका में क्या कुछ कहा गया है विपक्ष की तरफ से? देखिए, याचिका में ये कहा गया है कि जो अभी जो नया नियम लाया गया है और जो रिवीजन किया जा रहा है, इसके जरिए जो सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है वो वोटर पे डाल दी गई है कि वो ये सुनिश्चित करे और ये साबित करे कि वो क्षेत्र विशेष का मतदाता है। अब याचिका में कहा गया कि बहुत सारे वोटर्स इतने अवेयर नहीं हैं या शैक्षणिक रूप से उतने जानकार नहीं है जो इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे सके। तो जो पहले की प्रक्रिया थी, यानी चुनाव आयोग के स्तर पर आयोग के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो अपना
जो वोटर लिस्ट है उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी को दूर करने के लिए स्वतः कदम उठाए। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया, ये जिम्मेदारी विपक्ष का और याचिकाकर्ता का आरोप है कि ये मतदाता के ऊपर डाल दी गई है कि वो सब उसे ही फॉलो करना होगा, कि वो उस इलाके का व्यक्ति है, वो दस्तावेज लाएगा, अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो इंक्लूड कराने के लिए सारी कवायद उसको खुद करनी पड़ेगी, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। इस तरह के आरोप यहाँ याचिका में लगाए गए हैं। हालांकि जब चुनाव आयोग अपनी बात रखेगा तो बात और स्पष्ट होगी कि क्या ये आशंकाएं केवल कही सुनी बातों पर आधारित हैं। चुनाव आयोग का जो इस मामले में जो भी जवाब होगा उससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि जो आरोप लगा रहा है एडीआर या विपक्षी दल, उनमें कितना तथ्य है और कितनी कही सुनी बातों पर आधारित। इसके साथ ही विकास, अगर हम देखें तो जब से ये वोटर लिस्ट रिवीजन की बात सामने आई है तब से ही विपक्ष को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है और लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कई सारी सफाइयां भी इसको लेकर दी गई हैं। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग का ये कहना है कि जो किसी भी राज्य की बात हो, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन किसी भी राज्य की बात आप करें तो वहां पर अपडेशन का कामकाज चलता रहता है। और यहाँ बिहार के जो वोटर लिस्ट है उसका अपडेशन भी एक सामान्य प्रक्रिया है। उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है या उसको लेकर के एक माहौल बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आयोग अब तक कहता रहा है, लेकिन क्योंकि अब मामला कोर्ट के सामने है तो सारी बातें हलफनामे के तौर पर या चुनाव आयोग के जवाब के तौर पर सामने आएंगी कि जो नियमों में अभी बदलाव की बात कही जा रही है वो उसमें कितना तथ्य है। क्या पहले भी इसी तरह से वोटर को अपने इलाके को लेकर के जो दस्तावेज देने होते थे या अपनी बात साबित करने के लिए दस्तावेज देने होते थे, ये प्रावधान पहले से ही थे। इनमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, क्या बड़े पैमाने पर फ्रॉड लिस्ट पाई गई हैं, ये सारी बातें आयोग के जवाब के साथ साफ हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले को लेकर के 10 तारीख को यानी कि आने वाला जो गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता, नजर इस पर रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।